हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट पार्ट। इसमें हम बेसिकली ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। तो काफ़ी मुझे, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मुझे काफ़ी बच्चों ने पूछा भी था कि प्लांट हार्मोन्स हम करेंगे या नहीं। तो दिस इज द वीडियो। इसमें हम मेनली प्लांट हार्मोन्स की ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ठीक है, तो ग्रोथ होता क्या है? बेसिकली ग्रोथ आपका एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मैंने आपको कहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सब में प्रेजेंट होता है, एंड ग्रोथ इज वन ऑफ देम। ठीक है, आपने कभी किसी स्टोन को ग्रो करते हुए देखा है? नहीं करते हुए देखा। क्यों नहीं करते हुए देखा? क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड एक माउस है, माउस ग्रो करता है, ट्री भी ग्रो करता है, ठीक है, ह्यूमंस भी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा ग्रोथ शो करते हैं, चाहे वो ग्रोथ किसकी हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गन की ग्रोथ हो, पार्ट की ग्रोथ हो, इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ हो, ठीक है, बट ग्रोथ किसी तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और द पार्ट्स और इवन एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंक्रीज होगा, जो भी ग्रोथ होगी आपकी, वो हमेशा इरिवर्सिबल होगी, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट मान लो 6 फीट 2 इंचेस है, तो ऐसा नहीं होगा कि विद उसकी एज उसकी हाइट जो होगी वो 5'9" हो गई। ठीक है, विद एज हाइट जो है इंक्रीज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइट का ग्राफ बनाऊं तो हाइट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका कि एक सर्टेन एज से लेकर, जब से आप छोटे होते हैं, सर्टेन एज से आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? हाइट आपकी इंक्रीज करती है और एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है, मतलब वो हाइट फिर आपकी पूरी उम्र रहती है। बट आपने कभी देखा किसी की हाइट कम हो गई हो या डिक्रीज हो गई, या कोई बोले यार आज तो मैं आधा इंच छोटा हो गया? दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, ग्रोथ तो आपकी इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है, यू कांट चेंज इट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं बात करूंगी। जब मैंने आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, उसके बाद करते हैं, जब वो अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, सर्टेन परमानेंट टिश्यूज में है, सर्टेन परमानेंट टिश्यूज फॉर्म कर देते हैं और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, शूट मतलब स्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। और इस फंक्शन को, दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? सेल डिफरेंशिएशन। ये ना आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक बार आया भी हुआ है। Now during differentiation, cell undergo few to major structural changes both in their cell walls and प्रोटोप्लाज्म्स। तो अब बेसिकली क्या हुआ, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने क्या किया? डिवाइड करने के बाद दे लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन और सर्टेन परमानेंट टिश्यूज में ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन इन्होंने ले लिया, अपना पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल डिफरेंशिएशन। नाउ एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इसमें कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, मतलब वो सेल्स अब जिन्होंने अपना स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू कर दिया है, एंड बाय नाउ इन्होंने अपनी कैपेसिटी टू दे लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो ये क्या करते हैं, सर्टेन कंडीशंस के अंडर सर्टेन कंडीशंस ये वापस से अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, हमने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद दे लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड और डिफरेंशिएट हो गए। बट कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये रीगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जहां पे एक डिफरेंशिएटेड सेल वापस से अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड रीगेन कर ले, उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और आफ्टर डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब ये अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड वापस से रीगेन कर लेते हैं, तो ये डिवाइड करके वापस से वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है
जिनमें कैपेसिटी होती है टू मैच्योर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड। ठीक है, मतलब ये इन लोगों के पास कैपेसिटी आई टू डिवाइड अगेन, इन्होंने डिवाइड करके वो सेल्स प्रोड्यूस किए जो एक बार फिर से अपनी कैपेसिटी लूज करते हैं डिवाइड करने की और मैच्योर होके स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में। अब आते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक जो कि प्रमोटर होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और एक जो इनहिबिटर्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन प्रमोटर है ये। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है, सेल की ग्रोथ और प्लांट की इलोंगेशन को जो है ये प्रमोट करता है। ठीक है, इन द इलोंगेशन प्रोसेस ऑक्सिन ऑल्टर्स द प्लांट वॉल प्लास्टिसिटी मेकिंग इट इजियर फॉर द प्लांट टू ग्रो अपवर्ड्स। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना, सेल जब हम डिवाइड करते हैं तो हम सेल डिवीजन का पहला रूल क्या है कि सेल रिजिड नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, हमने देखा है सेल वॉल थिन होती है ना। तो जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, सेल को एक प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो सेल है वो इजीली डिवाइड कर पाए। ठीक है, और अपवर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। कहाँ ग्रोथ में हेल्प करता है, अपवर्ड ग्रोथ में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। और जो IAA मतलब प्रिंसिपल ऑक्सिन है वो किसको हम बोलते हैं, IAA को। IAA का फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हार्मोन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। बाय अप्लाइंग NAA और IBA टू अ प्लांट कटिंग फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट, rooting takes less time for the new plant, greatly increasing its chances of survival. For example, आपने क्या किया, आपने एक पेरेंट प्लांट लिया। ठीक है, रोज के केस की बात हम मेनली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है रोज का। ठीक है, दिस इज योर रोज का प्लांट। अब रोज के सीड्स तो होते नहीं है, आप इसको क्या करते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हो ना, मतलब आप इसकी स्टेम कट कर दोगे और उसको जमीन में गाड़ दोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आपने ये मान लो इसकी एक स्टेम ली, ठीक है, रोज की स्टेम ली, आपने इसको नाइफ से क्या किया, कट कर दिया स्टेम को, और यहाँ पे आपने क्या किया, सॉइल में इस स्टेम को डाल दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ऑक्सिन के हार्मोन्स इसमें लगाओगे प्लांट कटिंग में, तो ये जो रूट फॉर्मेशन है ना, इसकी रूटिंग वो जल्दी हो जाएगी, प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे, रूट्स जल्दी फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी इसके, और ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अनदर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंड्यूस मतलब इंक्रीज करता है पेरेंथोकार्पी, इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। तो व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, ये क्या होता है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के आपका फ्रूट डेवलप होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, टोमेटोज में होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गिबरेलिन्स की। गिबरेलिन्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ द प्लांट। डोमेंसी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, मतलब जब ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है प्लांट की, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करते हैं, दे हेल्प देयर एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ इन द एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स। जो एक एक्सिस का ग्रोथ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेप के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। अब अगर ग्रेप के जो स्टॉक्स है उनकी लेंथ इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, ग्रेप्स जो है ग्रो करने के लिए एरिया आपके पास ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ग्रेप्स देखिए ना, वाइन्स कैसी होती हैं, ग्रेप्स की ऐसे सी होती हैं, तो इनकी जब लेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली ग्रेप्स के पास ग्रो करने का एरिया ज्यादा होगा। अब ये क्या करते हैं, दीज कॉज द फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट ऑल्सो, बड़ा भी करने में हेल्प करते हैं और उनकी शेप भी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, जब शेप वगैरह ज्यादा अच्छी होती है तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो एक सेब है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक
ठीक है, और एक कुछ ऐसा सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा, ऐसा भी नहीं है बट समवॉट लाइक ऐसा सा। तो ऑब्वियसली आप एक ऐसा फ्रूट लोगे जो कि बड़ा है और वेल बिल्ट इन शेप है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिलेइंग द सीनेसेंस। तो सीनेसेंस क्या होता है आपका? पकना। हम बोलते हैं ना ये फ्रूट पक चुका है, जैसे केला देखते हो आप, तो विद टाइम विद डेज वो क्या होता है, पकता जाता है। एंड सेम गोज विद फ्रूट्स, पकते जाते हैं विद, बेसिकली सीनेसेंस का मतलब होता है विद एज जो फ्रूट है आपका वो राइप होता जाता है, एज ज्यादा जल्दी होता जाता है, तो उसको प्रिवेंट करता है। तो मतलब अगर आपका एक बनाना मैं ले लूं, ठीक है, अगर मान लो एक बनाना 3 दिन में खराब हो रहा है, पक रहा है कंप्लीटली, तो अगर मैं उसमें गिबरेलिंस इंजेक्ट करूं तो उससे क्या होगा, आपका उसकी एज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मे बी इट कैन सर्वाइव टिल 5 डेज और 6 मोर डेज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम गिबरेलिन स्प्रे मतलब इन जो भी है प्लांट हॉर्मोन्स आई मीन गिबरेलिन इंजेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्लांट जो है वो राइप, जो उसकी राइपनिंग है वो डिले हो जाती है। इससे फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड देयर मार्केट पीरियड, ठीक है। इनका मार्केट पीरियड इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, गिबरेलिन्स में गिबरेलिन्स इंजेक्ट करते हैं। Now it is also used to speed the malting process. Now malting process क्या होता है, बेसिकली आपने बार्ले, पता है ना सबको बार्ले क्या होती है, ग्रेन होती है। तो इससे क्या होता है, मॉल्टिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉल्ट। मॉल्ट बेसिकली क्या होता है आपका, तो चलो मैं आपको पहले प्रोसेस समझाती हूँ। तो मॉल्टिंग में क्या होता है, बार्ले देखते हो, ठीक है, बार्ले होता है, बार्ले यूज करते हैं हम मॉल्टिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सोक करते हैं, ठीक है। हमने इसको सोक किया, किसमें सोक किया, वाटर में, ठीक है, वाटर में हमने इसको सोक किया सबसे पहले। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टीपिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टीपिंग। इसमें हमने बार्ली सीड्स को क्या किया, पानी में सोक किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने उसको जर्मिनेट होने दिया। जर्मिनेट होने दिया मतलब वो निकलता है ना, जब आप चने को सोक करते हो जर्मिनेट करता है, उसके अंदर से स्प्राउट्स फॉर्म होते हैं, तो वो हम अलाउ करते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो जर्मिनेटेड सीड्स है ना, अब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, वार्म एयर में हीट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं किल्निंग। और ये जो हमारे पास हीट करने के बाद जो बच गया ये बार्ले, उसको हम बोलते हैं मॉल्ट। मॉल्ट हम क्यों करते हैं, मॉल्ट हम करते हैं क्योंकि मॉल्टिंग के बाद जो हमें फर्मेंटेशन के लिए शुगर चाहिए ना, वो इजीली मिल जाती है। और ये बेसिकली किस में यूज होता है, अल्कोहलिक बेवरेज फॉर्म करने में यूज होता है, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेज फॉर्म करने के लिए करते हैं हम लोग। तो हमारा जो गिबरेलिन्स है ये क्या करता है, मॉल्टिंग प्रोसेस जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है उसमें इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब शुगर केन, क्या आपको पता है, सबको पता है शुगर कहाँ से आती है, हम लोग शुगर केन से आती है। अब अगर आप ये देखो, गन्ना, शुगर केन जिसको गन्ना बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। अब कैसे खाते हैं हम गन्ने को, कैसे खाते हैं, ये गन्ना है, इसके ऐसे स्टेम होती है ना, सीधा इसको आप छील के फिर उसके बाद चबा के आप यू थ्रो अवे द रिमेनिंग पोर्शन, है ना, जूस की फॉर्म में स्टोर होता है आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसमें गिबरेलिन इंजेक्ट करूं और इससे स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर इनिशियली ये स्टेम इतनी थी हाइट में, तो मान लो इसमें से मैंने 1 kg या 2 kg ऑफ शुगर जो है वो रिट्रीव किया और मैंने इसमें गिबरेलिन इंजेक्ट किए और इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो इसमें से ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है शुगर जो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी वो काफी ज्यादा होगा। तो क्या हो गया, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई इसकी। तो स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप्स विद गिबरेलिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम, thus increasing the yield by about 20 tons per acre, ठीक है। So this is the importance of gibberellin. नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी अगेन दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन और ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं। इसको फार्मर्स यूज करते हैं टू इंक्रीज द क्रॉप्स। इवन अगर आप कॉटन सीडलिंग्स, सूखा जब ड्राउट कंडीशंस होती हैं तब आप कॉटन सीडलिंग्स के ऊपर ये स्प्रे करो तो आपको 5 से 10% जो यील्ड है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है।
It plays an important role in the plant health by inducing resistance against certain disease causing bacteria. ठीक है, जो भी कोई भी अगर प्लांट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस, इट बेसिकली एक्ट्स एज अ वैक्सीन, प्लांट वैक्सीन की तरह एक्ट करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स योर इथाइलिन. ठीक है, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग. ठीक है, अब अगर ये चीज फ्रूट राइपन करेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इट इज बेसिकली इनहिबिटिंग द इम्प्रूवमेंट इन शेल्फ लाइफ. ठीक है, सो इथाइलिन इज बेसिकली एन इनहिबिटर and also in a sense it is a promoter as well. ठीक है, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिटर भी है और प्रोमोटर भी है. प्रोमोटर क्यों है, क्योंकि रूट ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ताकि प्लांट्स जो है उनका एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, वाटर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीजेस. ठीक है, एंड क्योंकि ये इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, it is one of the most widely used plant growth hormone in agriculture. ठीक है, सबसे widely used compound of ethylene is एथिफोन. ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इसको. एथिफोन हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और ये क्या करता है, ये बेसिकली फीमेल फ्लावरिंग, जो क्यूकम्बर की फीमेल फ्लावरिंग है उसको भी इंक्रीज करता है ताकि इसकी यील्ड जो है वो इंक्रीज हो पाए. ठीक है, एंड ये गैशियस फॉर्म में मिलता है. सो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन एग्जिस्ट्स इन द गैशियस फॉर्म, तो आंसर क्या होगा आपका, इथाइलिन. ठीक है, next is your abscisic acid. Abscisic acid, it acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. ठीक है, abscisic acid inhibits seed germination. ठीक है, seed germination को inhibit करता है, stimulates the closure of stomata and increases the tolerance of plants to various kinds of stresses and therefore is also known as the stress hormone की star market. तो अब हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कौन से हो गए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स एंड इथाइलिन. एंड हमारे इनहिबिटर्स कौन से हो गए, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. बट मे बी इन सम ऑफ द केसेस आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और ऑप्शंस में जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड इथाइलिन आएगा तो आप क्या मार्क करेंगे, इथाइलिन मार्क करेंगे. ठीक है, और अगर आपका मान लो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रमोटर और आता है ऑक्सिन, इथाइलिन, ठीक है, ऑक्सिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, नन ऑफ द अबव, तो आप क्या मार्क करेंगे, ऑक्सिन. ठीक है, उस केस में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, ऑक्सिन को दोगे. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका पिछली साइड से, पिछले जो वीडियो है उससे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मतलब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे. ठीक है, ह्यूमन फिजियो शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, so we'll start with that. So I hope you guys like this video. You can follow us on our YouTube channel, and you can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram. So I'll see you guys in the next video. You can also refer to our playlists for clarity in terms of videos. See you guys in the next video. Thank you. Take care and enjoy.